हेलो एवरीवन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है राजस्थान में आंतरिक प्रवाह, मतलब वे नदियाँ जो अपना जल ना किसी झील में ना किसी समुद्र में गिराकर बल्कि मिट्टी के बीच में जहाँ से उनका उद्गम होता है वहाँ से निकलकर अचानक कहीं विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी नदियों को आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी जो पहली नदी है वो है घग्गर नदी। ठीक है, जो घग्गर नदी है उसको राजस्थान में मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। वहाँ पर जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, मतलब जो हिमालय पर्वत है उसका जो नवीनतम भाग है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है, उसमें उससे क्या होता है, इसका उद्गम होता है घग्गर नदी का। उसके बाद में ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से, ये हमें याद होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे कि राजस्थान में घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, वहां से ये प्रवेश करती है। उसके बाद में जो हनुमानगढ़ में जो भटनेर का जो दुर्ग है उसके पास में ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, मान लो ये राजस्थान है तो यहाँ से प्रवेश किया, अब जहाँ यहाँ बहती है हनुमानगढ़ में उस क्षेत्र को नाली बोलते हैं। और वर्षा के दिनों में जब इस नदी में अधिक पानी आ जाता है और बाढ़ आ जाने के कारण इसका पानी श्रीनगर गंगानगर से बहते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास क्षेत्र तक चला जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास क्षेत्र तक चला जाता है और पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हकरा। हनुमानगढ़ में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नाली, और पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को कहा जाता है हकरा। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 370 किलोमीटर और राज्य में केवल 71 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है, अब देखो हमने डिस्कस किया कि ये भटनेर दुर्ग के पास में विलुप्त हो जाती है, तो कुछ बेसिक चीजें हम भटनेर दुर्ग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो भटनेर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 295 ईस्वी में, ठीक है, जैसलमेर का एक राजा था भूपत, जैसलमेर का भाटी वंश का राजा था भूपत, उसने भटनेर किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसने अपने पिता की स्मृति में भटनेर किले का निर्माण करवाया था। ये जो किला है, जो भटनेर का किला है, ये बिल्कुल पश्चिमी जो विदेशी जो आक्रमण हुए उनके लिए बिल्कुल नज़दीक है। भारत में जो प्रवेश के समय में ये एक प्रवेश द्वार के रूप में भारत में जाना जाता है। तो जितने आक्रमण भारत में भटनेर किले पर हुए शायद ही भारत के किसी और किले पर हुए हों। ठीक है, इसका एक सामरिक महत्व था क्योंकि इधर से होकर ही, भटनेर से होकर ही लोग दिल्ली और आगरा तक जाते थे। ठीक है, तो इस किले पर बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए हैं। ये जो भटनेर का जो किला है ना, वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। भटनेर दुर्ग, धानवन दुर्ग। देखो दुर्ग के मतलब जो भी किले हैं इनकी अलग अलग श्रेणी है। कोई किला पहाड़ी पर बना रहता है, ठीक है, कोई किला पठार पर बनता है, कोई किला चारों तरफ अपनी तरफ वनस्पति घिरी हुई रहती है वहां बनता है, किसी किले के चारों तरफ खाई है। तो भटनेर किला जो है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवन दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जो मरुभूमि में बने होते हैं, मतलब मरुस्थल में जो दुर्ग बने होते हैं ना, वो धानवन दुर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये हमने घग्गर नदी के बारे में डिस्कस किया और वो भटनेर दुर्ग के पास में विलुप्त हो जाती है, तो हमने थोड़ा सा भटनेर दुर्ग के बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी नदी, आंतरिक प्रवाह की जो दूसरी नदी है वो है कांतली नदी। इसका उद्गम सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, सीकर से निकलती है, उसके बाद में झुंझुनू में बहती है और चूरू की सीमा पर ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। अब हमें थोड़ा सा कांतली नदी के बारे में, अगर हम इतिहास के बारे में पता करें तो हमें पता होना चाहिए, जो कांतली नदी है उसी के किनारे हमें गणेश्वर सभ्यता मिली थी। कौन सी सभ्यता मिली थी, गणेश्वर सभ्यता हमें मिली थी। ठीक है, आ रहा है समझ में। जो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में पता करें तो गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है और एक कांतली नदी के किनारे हमें सीकर जिले में सीकर जिले में सीकर जिले में जो नीम का थाना तहसील है, ठीक है, नीम का थाना जो तहसील है वहां पर हमें गणेश्वर जगह पर ये सभ्यता हमें मिली थी। ठीक है, इसे जो गणेश्वर सभ्यता है उसे भारत में जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उनकी जननी कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो उपकरण मिले और जब उनकी जांच की गई तो उन उपकरणों में 99% तक तांबा था। ठीक है, तो इसलिए इसे भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं का जननी कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है, इस सभ्यता को देखो प्रकाश में, मतलब इस सभ्यता को खोजने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो रतन चंद्र अग्रवाल को जाता है, रतन चंद्र अग्रवाल को जाता है। ठीक है, और जो डीपी अग्रवाल है, उन्होंने कार्बन विधि के तहत क्या किया जाता है, इन्होंने तो इस सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है इसको रतन चंद्र अग्रवाल को। और इसकी तिथि कि मतलब ये कौन से समय में उपस्थित थी इस पृथ्वी पर, उस समय कौन सा समय चल रहा था, तो इस सभ्यता की तिथि निर्धारित किसने की है, डीपी अग्रवाल ने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने कातली नदी से जब रिलेटेड हमने गणेश्वर सभ्यता को डिस्कस किया है। ओके।